हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है, ये आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस चल रही है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 लेसन नंबर 3। ठीक है, तो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। कल हमने संघवाद पढ़ा था और आज हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। सामाजिक विविधता लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होती। राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। कई बार तो ये अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए लाभकर भी होती है और इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में लोकतंत्र के कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे और ये है लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ये असमानताएं कैसी हैं और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती हैं, हम इस पर बारी बारी से गौर करेंगे। फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर आधारित अलग अलग अभिव्यक्तियां लोकतंत्र के लिए लाभकर है या फिर नुकसानदेह। ठीक है, लैंगिक मसले और राजनीति। निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ये मान्यता उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। ये चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। औरतें घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती हैं, जबकि मर्द घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे कामों को करना औरतों की जिम्मे है, पर जब सिलाई कटाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर के बाहर करते हैं। अधिकांश दर्जी या होटल के रसोइये पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम न करती हैं ऐसा भी नहीं है। गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेत में खटने तक का काम करती हैं। शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यवर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यवर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। सच्चाई ये है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती हैं, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा ये हुआ कि औरतें तो घर की चारदीवारी में सिमट के रह गई और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया है। और यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ से मुझे पढ़ना था। आइए अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि हम लैंगिक असमानता से करें। सामाजिक असमानता का ये रूप हर जगह नजर आता है, लेकिन राजनीति के अध्ययन में शायद इस बात की पहचान की जाती है कि लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट ही नहीं, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़वाद छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। यहाँ से करना था। ठीक है, तो श्रम का लैंगिक विभाजन मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि काम के बंटवारे का वो तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों और नौकरानियों से कराती हैं। ठीक है, तो मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में उनकी भूमिका नगण्य ही है। ये बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। धीरे धीरे राजनीति में लैंगिक मुद्दे उभरे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए और इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है आदर्श स्त्री की कुछ बानगी। टीवी सीरियल के निर्माताओं के लिए आदर्श दर्शक, फैशन उद्योग के लिए आदर्श सुंदरी, समाज के लिए आदर्श गृहिणी, भावी सास ससुर के लिए आदर्श दुल्हन, नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए आदर्श कर्मचारी। चुनिए इनमें से आप कौन है?
मूलगामी बदलाव की मांग करने वाले महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई। इन आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत सी औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। यहाँ पे समय का दैनिक घंटा। देश के 6 राज्यों में समय का उपयोग संबंधी सर्वेक्षण किया गया और इससे पता चलता है कि एक औरत औसतन रोजाना 7.5 घंटे से ज्यादा काम करती है, जबकि एक मर्द औसतन रोज 6.5 घंटे ही काम करता है। फिर भी पुरुषों द्वारा किया गया काम ही ज्यादा दिख पड़ता है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। औरतें भी ढेर सारे काम करती हैं जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से आमदनी होती है, लेकिन उनका ज्यादातर काम घर की चारदीवारी के अंदर होता है, इसलिए उन्हें पैसे नहीं मिलते, इसलिए औरतों का काम दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आमदनी वाले काम तो पुरुष जो है 6 घंटे करते हैं, महिलाएं 2 घंटा 40 मिनट। घर के काम, गप्पबाजी, बिना काम के फुर्सत, सोना, अपने शरीर की साफ सफाई, पढ़ना वगैरह। तो आप अपने परिवार में भी समय का उपयोग वाला सर्वेक्षण कर सकते हैं। यहाँ पे नारीवादी का क्या मतलब है? तो औरतें औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष नारीवादी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं और उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के बारे में परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष मजदूरी, एक स्त्री एक पुरुष। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है और इसको ज़्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान काम के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेलकूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलियान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इससे देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 सड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गया। साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाले हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खासतौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट या अनेक प्रकार की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है, और ये बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका ये है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में ही 14.36% तक पहुंच सकी है। राज्यों की विधान सभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित
शासित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर कई दशकों से वो लंबित था। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिससे लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण दिया जाएगा। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। इससे ये भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। ये विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम तो नहीं है, पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धति और मान्यताएं अलग अलग हों, तब भी गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। जरा इन बातों पर गौर करें। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्म से ना होकर नैतिक मूल्यों से था, जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। अपने देश में मानवाधिकार समूहों ने मांग की कि सरकार को सांप्रदायिक दंगों को रोकने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाना चाहिए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें बदलाव करने चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। विभिन्न धर्मों से लेकर विचार, आदर्श और मूल राजनीति में एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों का एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हों, उन्हें धर्म के कामकाज पर नज़र रखनी चाहिए, और अगर वो किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोगी की भूमिका निभाता है तो इसे रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। सांप्रदायिकता। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की एक ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। समस्या तब और विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो ये ऊपरी और बेमानी होती है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। सांप्रदायिक सोच जब ज़्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें ये विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते।
इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए एक अलग राष्ट्र बनाना होगा। ये मान्यता बुनियादी रूप से गलत है और एक धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग होते हैं, इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन जीवन में ही दिखती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। ये चीज़ें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये सारे अंदर ही बैठी होती हैं। सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती हैं। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी ये कोशिश बहुसंख्यक का रूप ले लेती है। जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों की बात उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष शासन की। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत थे और इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इनके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, इसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल लाने का अधिकार देता है, जैसे कि छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता बहुत पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। ये विचार हमारे संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है, ये भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है। हमारी तरह का धर्मनिरपेक्ष संविधान ज़रूरी चीज़ है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें अपने दैनंदिन जीवन में सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और दुष्प्रचारों का मुकाबला करना होगा और धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं जाति और राजनीति की। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक होती हैं और दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह होती हैं। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी कि जाति और राजनीति की चर्चा करें और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। तो जातिगत असमानताएं देख लेते हैं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं हैं और एक ना एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं में एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन की रीति रिवाजों की मान्यताएं प्राप्त हैं। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है और ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इसमें अंतरजातीय जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया
जाता है और इसकी चर्चा हमने 9th क्लास में की थी। यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रख पाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया। संविधान में जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था या उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं, यही कारण है कि शहरी मध्यम वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असमान रूप से काफी ज्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत से काफी निकट का संबंध है। जातिगत असमानताएं शीर्षक बॉक्स देखें। अब हम देखेंगे राजनीति में जाति। तो सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इसी मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं। या दूसरी जाति के लोगों में उनके हितों का कोई मेल नहीं होता, जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है। ये मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है ताकि उनके चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों की उचित जगह दी जाए। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। राजनीति में जाति पर जोर देने का कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। ये बात सच नहीं है। जरा इन चीजों पर गौर करें। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों को वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा हो तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदाय की राजनीतिक पसंद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं होता। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों में रखते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में
लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है। अब बात करते हैं जाति के अंदर राजनीति की। तो अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों की राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती हैं। ये चीज अनेक रूप लेती है। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वो अपने समूह की जिन उप जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती है, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वो ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लाने की कोशिश करती है, और इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है, और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीति पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और समानताएं वंचित और कमजोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही ये भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है, जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। अब हम यहाँ पर हमारा हो गया है ये चैप्टर फिनिश। अब जो चीज़ें हमने छोड़ी हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जातिगत असमानता दी हुई थी, तो हमने लगभग ये पढ़ ही लिया है, ठीक है। और यहाँ भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता दी हुई थी कि कितने हिंदू हैं और मुसलमान कितने हैं, इस तरह से दिया हुआ है, और ईसाई कितने हैं, सिख कितने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। ये यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। तो कैसा लगा आपको? तो यहाँ पर ये सूची 1 से सूची 2 में अच्छा मिलान करना है। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, बताइए क्या होगा? सांप्रदायिक होगा, नारीवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, जातिवादी होगा। वे धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाला व्यक्ति, तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाला व्यक्ति जो होगा वो धर्मनिरपेक्ष। जाति को समुदाय का मुख्य आधार बनाने वाला व्यक्ति जातिवादी होगा। तो 3 का तो आपका घ हो जाएगा। तो अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला जो व्यक्ति है वो नारीवादी होगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक होगा। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी होगा। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव ना करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होगा। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर होता है फिनिश, और इसकी प्रश्नावली में भी हमने सूची का मिलान किया। तो आज हमने देखा है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, मुझे खुद में इससे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, काफ़ी चीज़ें इससे क्लियर हुई हैं। तो आपको भी पसंद ही आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद अनु को। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज हमने ये तीसरा चैप्टर किया था, कल हमारा 4th चैप्टर होगा और बस एक चैप्टर और बाकी है। और इसी के साथ हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की ख़त्म हो जाएगी और हम 11th क्लास में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय।